कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिथमिया क्या होता है। अब अगर हम नाम के हिसाब से जानने की कोशिश करें कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होती है, तो हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि हम एरिथमिया की ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं, उन ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो अभी अगर हमारे पास एरिथमिया ट्रीट हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि एरिथमिया होता क्या है, और एरिथमिया से पहले हमें पता होना चाहिए। अब एरिथमिया जो वर्ड है वो हमारे पास कैसे आता है, एरिथमिया, और जिस भी वर्ड के आगे ए हमारे पास आता है उसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास एब्सेंस है किसी चीज की। तो एरिथमिया होता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ रिदम। ठीक है, अब रिदम क्या होती है हमारे पास, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट की हमारे पास जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो हमारे पास एवरेज हार्ट बीट हमारे हार्ट की कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट, राइट। तो हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है। हमारा जो एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट जो होता है वो हमारे पास 72 टाइम्स एक मिनट के अंदर बीट करता है, राइट। अब ये जो हार्ट बीट होती है हमारे पास, ये क्या होती है, रिदम के अंदर चलती रहती है, राइट। जैसे हमारे पास जो हार्ट बीट को सिमुलेट करने के लिए हमारे पास जो साउंड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं हार्ट जो है वो हमारे पास बीट करता है, हमारे पास लव डब साउंड आती है, राइट। और वो हमारे पास क्या होता है कि एक हार्ट बीट हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब एक हार्ट बीट में क्या होता है, हार्ट के अंदर हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट के अंदर क्या होता है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं। आपको याद होगा तो हमने एनाटॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो हार्ट है, हार्ट के अंदर हमारे पास 2 ऑरिकल्स होते हैं और हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जो ब्लड है वो हमारे पास इनिशियली ऑरिकल्स में आता है और हमारे पास उसके बाद क्या होता है, वो वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल से हमारे पास फर्दर वेन्स में चला जाता है और आर्टरीज में चला जाता है। ऐसे सिमिलरली हमारे पास वेन्स और आर्टरीज से ब्लड हमारे पास आता है। और ये जो एक पूरा हमारे पास पूरा जो ये प्रोसेस है जिसके अंदर हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है और हमारे पास पहले ऑरिकल्स के अंदर ब्लड आ रहा है, ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जा रहा है, वेंट्रिकल्स से हमारे पास फर्दर वेन्स के अंदर ब्लड जा रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या होता है, हमारे पास एक हार्ट बीट होती है। और ऐसे हमारे पास हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स नॉर्मली, जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन हार्ट है वो 72 टाइम्स हमारे पास इस ब्लड को पंप करता है एक मिनट के अंदर अंदर, राइट। तो अब हमारे पास जब इस रिदम के अंदर चेंजेस हो जाए तब हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास एरिथमिया हो गया है पेशेंट को, राइट। अब हमारे पास जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट अगर हमारे पास इंक्रीज हो जाए, यानी कि अगर हमारे पास जो ये हार्ट बीट है 72 बीट्स पर मिनट की जगह पे अगर ये हार्ट बीट 90 बीट्स पर मिनट हो जाए, 72 हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट है और हमारे पास अगर 90 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट चला जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा पेशेंट है उसको टैकीकार्डिया हो गया। एक कंडीशन है हमारे पास टैकीकार्डिया। ओके, सो अब टैकीकार्डिया के अलावा अगर, अब ये तो एक केस हो गया हमारे पास कि जो हार्ट बीट है वो हमारे पास इंक्रीज हो गई नॉर्मल वैल्यू से। अब अगर हमारे पास जो ये हार्ट बीट है वो डिक्रीज हो जाए नॉर्मल वैल्यू से, यानी कि 60 बीट्स पर मिनट की हमारे पास हार्ट बीट आए, तो 60 बीट्स पर मिनट की अगर हार्ट बीट आती है तो उसका क्या मतलब है हमारे पास कि जो हमारा पेशेंट है उसको क्या हुआ है, ब्रैडी। तो हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं हार्ट के अंदर, या तो ब्रैडीकार्डिया हो जाता है या फिर हमारे पास टैकीकार्डिया हो जाता है। ब्रैडीकार्डिया के केस में हमारे पास जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाती है और टैकीकार्डिया के अंदर हमारे पास जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशंस इन हार्ट। हमारे पास हार्ट रेट के अंदर चेंजेस होने की वजह से क्या कंडीशंस आते हैं। अब जब हमारे पास एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथमिया,
यानी कि जब हमारे पास जो हार्ट है उसकी रिदम मैच नहीं करती। अब जब हमारे पास ऑरिकल्स हमारे पास जब उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तभी हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन होती है, और जब हमारे पास ऑरिकल्स के अंदर रिलैक्सेशन होती है तब हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ऐसे जो हमारे पास जो हार्ट है वो फंक्शन करता है, राइट। तो जब हमारे पास इस नॉर्मल हार्ट बीट के अंदर चेंजेस हो जाते हैं तब हमारे पास उस कंडीशन को बोलते हैं कि हमारे पास उस पेशेंट को एरिथमिया हो गया है। अब जो ये एरिथमिया की कंडीशन है ये क्यों आती है हमारे पास? अब इसके अंदर क्या हो सकता है, या तो हमारे पास सबसे पहला जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो पेशेंट है उसके अंदर हमारे पास एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी हो गई है, यानी कि हमारे पास अब हमारा जो हार्ट है वो अपने आप वर्क करता है, हम खुद से तो हार्ट बीट करवाते नहीं, इट इज एन ऑटोनॉमिक ऑर्गन। हमारे पास जो हार्ट है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे पास ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारे पास ब्रेन से सिग्नल आते हैं कि हार्ट को बीट करना है, और हार्ट हमारे पास वर्किंग कंडीशन के अंदर रहता है, राइट। तो अब हमारे पास जब इस ऑटोमेटिसिटी के अंदर हमारे पास चेंजेस आ जाए तब हमारे पास एरिथमिया कॉज हो सकता है। और उसके अलावा हमारे पास जब हमारे पास इम्पल्स कंडक्शन जो है एवी नोड के थ्रू उसके अंदर हमारे पास वो इम्पेयर हो जाए तब हमारे पास एरिथमिया कॉज हो सकता है। अब उसके अलावा थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है एरिथमिया की, दैट इज री एंट्री फिनोमेना। तो हमने अभी तक तीन मेजर कॉजेस के बारे में पढ़ा जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास एरिथमिया के लिए। क्या क्या कॉजेस है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास कॉज होता है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। सेकंड क्या कॉज होता है हमारे पास? इम्पेयर्ड इम्पल्स कंडक्शन। थर्ड क्या कॉज होता है हमारे पास? थर्ड होता है हमारे पास री एंट्री फिनोमेना। सो एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, इम्पेयर्ड इम्पल्स कंडक्शन और री एंट्री फिनोमेना, ये हमारे पास क्या होता है कि अब सबसे पहला आता है हमारे पास, अगर आपको याद हो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जो हार्ट हमारे पास होता है, हार्ट के अंदर हमारे पास दो नोड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एसए नोड और एक होता है हमारे पास एवी नोड, राइट। अब हार्ट के अंदर हमारे पास जो एसए नोड प्रेजेंट होता है, साइनो आर्टेरियल नोड होता है, जो वो क्या करता है हमारे पास नेचुरल हमारे हार्ट का पेस मेकर होता है, राइट। हमारे पास ब्रेन से सिग्नल्स को हमारे पास उसके अंदर ऐसे नोड के अंदर आते हैं, या फिर हमारे पास जो ब्लड है वो वेन्स और आर्टरीज वो हमारे पास ऐसे नोड के ऊपर सिग्नल्स पहुंचाती है, राइट। तो ऐसे नोड जो होता है वो हमारे पास हार्ट को बीट करवाता है जो नॉर्मली। तो अगर हमारे पास ऐसे नोड के अंदर जब ऑटोमेटिसिटी या फिर हमारे पास जो इम्पल्स जनरेशन स्पॉन्टेनियस हो जाए या फिर हमारे पास इम्पल्स जनरेशन प्रॉपर ना हो तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो ऑटोमेटिसिटी होती है वो हमारे पास एब्नॉर्मल हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट्स के अंदर एरिथमिया कॉज हो सकता है, वन कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि इम्पल्स कंडक्शन। अब एसए नोड क्या करता है हमारे पास? सो अगर ध्यान से देखें तो अगर हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर हमारे पास एसए नोड होता है। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास हार्ट के अंदर ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं और हमारे पास एक एवी नोड होता है। सो एसए नोड क्या करता है हमारे पास? एसए नोड के पास सिग्नल्स आते हैं फॉर मेकिंग द हार्ट बीट, यानी कि हार्ट को बीट करवाने के लिए हमारे पास एसए नोड के अंदर सिग्नल्स आते हैं। एसए नोड फर्दर हमारे पास एवी नोड के अंदर सिग्नल्स पहुंचाता है, इम्पल्स कंडक्शन होती है, और हमारे पास यहाँ पे जो हमारे चैनल्स होते हैं जो कि ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं, उन चैनल्स को ओपन करवा देता है एवी नोड, ओके। तो जब हमारे पास अब या तो हमारा एसए नोड खराब हो जाएगा, एसए नोड खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिसिटी के अंदर एबनॉर्मलिटी आने की वजह से हमारे पास एरिथमिया कॉज हो जाएगा। दूसरा क्या कॉज हो सकता है हमारे पास?
एवी नोड के अंदर हमारे पास कुछ खराबी हो सकती है, और एवी नोड के अंदर खराबी होने की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि जो इम्पल्स की कंडक्शन है वो हमारे पास प्रॉपर ना हो। अब थर्ड रीजन क्या होता है हमारे पास? थर्ड रीजन होता है री एंट्री फिनोमिना। री एंट्री फिनोमिना क्या होता है? अब जब हमारे पास एक इम्पल्स की जनरेशन होती है, जब एक हार्ट बीट की जनरेशन होती है, तब हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और वो हमारे पास क्या करते हैं, इम्पल्स की जनरेशन करवाते हैं। तो हमारे पास जो ये नर्व की कंडक्शन होती है, ये कैसे होती है हमारे पास? तो इनिशियली हमारे पास विद टाइम, अब हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर हमारे पास कुछ एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है, ठीक है। और जब हमारे पास एक इम्पल्स आता है ब्रेन से हार्ट को बीट, अब ब्रेन क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा हार्ट को कि हार्ट ने बीट करना है, राइट। और जब हमारे पास ये हार्ट तक मैसेज पहुंचेगा कि हार्ट ने बीट करना है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इम्पल्स की जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इम्पल्स की जो जनरेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है कि वो हमारे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको हमारे पास इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारे पास विद टाइम यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो हमारे पास विद टाइम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हमारे पास क्या हो जाता है, पोटेंशियल राइज करना स्टार्ट कर जाता है। और अल्टीमेटली जब हमारे पास राइज करना स्टार्ट कर जाता है तब हमारे पास क्या होता है, एक पीक पे पहुंचता है। अल्टीमेटली हमारे पास जो पोटेंशियल है वो डाउन चला जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हार्ट जो हमारे पास एक थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल होता है, यानी कि थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, वो मिनिमम पोटेंशियल जिसके ऊपर हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो पहुंचना चाहिए ताकि हमारे पास जो हार्ट है वो फर्दर हमारे पास बीट कर सके। तो जैसे ही हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से और थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल से अगर हमारे पास जो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, हमारे पास जो हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे हार्ट बीट जब करना स्टार्ट करता है तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हार्ट की बीट हुई, तो हमारे पास वहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास वापस जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारे पास फॉल करने लग जाता है, वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पहुंच जाता है। और यहाँ पे होता है हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड, कुछ हमारे पास कुछ मिली सेकेंड्स का हमारे पास रेस्टिंग पीरियड होता है। और फिर से हमारे पास क्या होता है, वापस से जो इम्पल्स की जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास जो हार्ट है वो बीट करता रहता है। तो अब जो ये हमारे पास री एंट्री फिनोमिना होता है, ये क्या होता है कि जब हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं जब वो रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो अवेलेबल रेस्टिंग फेज में चले गए और वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास वापस रीजनरेट होने के लिए, वापस से अकोमोडेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल को, तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं, जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहीं किसी और सेल्स के थ्रू या किसी और टिश्यूज या किसी और न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे पास हार्ट को बीट करवाने की या फिर हमारे पास इम्पल्स जनरेशन की कोशिश करता है। तो उसके बाद क्या जाता है, हमारे पास वहाँ पे भी इम्पल्स की जनरेशन हो जाती है और हमारे पास उतने ही टाइम में जो रेस्टिंग फेज है वो फिनिश हो जाता है और हमारे पास नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कुछ पेशेंट्स के अंदर, हमारे पास जो अरिथमिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हार्ट बीट जो होती है वो री एंट्री फिनोमिना की वजह से हमारे पास जो हार्ट रेट है वो चेंज हो जाती है। सो क्या होता है हमारे पास, जब रेस्टिंग फेज के अंदर, आसान भाषा में समझने की कोशिश करना, हमारे पास जब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हमारे पास अकोमोडेट करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं जिनके थ्रू हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारे पास चेंज होता है। अब जब वो हमारे पास रेस्टिंग फेज के अंदर है और एक्साइट नहीं हो सकते, ठीक है, तो हमारे पास कुछ सेल्स क्या करते हैं, किसी और के थ्रू, किन्हीं और न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन करवा देते हैं। और जब ऐसे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन हो जाती है तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो इनिशियल रूट से जब हमारे पास जनरेशन होनी थी एक्शन पोटेंशियल की वो हमारे पास डिले हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एबनॉर्मल हार्ट बीट का कंडीशन आ जाता है और या फिर अरिथमिया कॉज हो जाता है। ओके, सो
उसके अलावा हमारे पास जो टिश्यूज हैं वो हमारे पास री एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है वो एग्जिस्ट होती है। सो ये हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये तीनों कंडीशंस जो है मिलके हमारे पास एब्नॉर्मल ऑटोमैटिसिटी, इम्पेयर्ड इम्पल्स कंडक्शन और री-एंट्री फिनोमेना, ये तीनों कंडीशंस मिलके हमारे पास क्या कॉज करती है, एरिथमिया कॉज करती है। वन ऑफ द कॉज भी हो सकता है और हमारे पास ये तीनों मिलके भी हमारे पास एरिथमिया कॉज कर सकती है। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है कि हमारे पास एक कंडीशन आती है कि जो आर्टेरिया है, आर्टेरिया का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो और जो वेंट्रिकल का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ये दोनों हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास मतलब जिस रेट से आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि हमारे पास अपर जो चेंबर्स हैं, जिस रेट से अब हमारे पास हार्ट के अंदर अगर आप याद करने की कोशिश करो तो क्या होता है, हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। अब ये जो चारों चेंबर्स हैं, अब ऊपर वाले चेंबर्स जो होते हैं वो आर्टेरिया या ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले जो चेंबर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जिस फोर्स से हमारे पास आर्टेरियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी फोर्स से हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये जो होता है हमारे पास रिदम को मेंटेन करके रखता है। सो जब हमारे पास जो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, आर्टेरिया की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल्स की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चेंजेस आते हैं, तब हमारे पास हार्ट ब्लॉक की कंडीशन आ जाती है। जब हम लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ रहे थे एंजाइना के अंदर कि हार्ट ब्लॉक के अंदर चीजें यूज होती हैं, तो हार्ट ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अपर चेंबर्स यानी कि आर्टेरिया और वेंट्रिकल्स के अंदर जब हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है। और अब हमारे पास जो नॉर्मल रेट ऑफ बीटिंग है आर्टेरिया की, उससे जब इंक्रीज हो जाता है तब हमारे पास फर्दर 2 कंडीशंस आती हैं। एरिथमिया के फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, या तो आर्टेरियल फ्लटर हो जाता है या फिर आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो जाता है। अब आर्टेरियल फ्लटर और आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या होता है हमारे पास, जब रेट ऑफ बीटिंग ऑफ आर्टेरिया हमारे पास 250 से लेके 350 तक चला जाता है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन। सो क्या होता है हमारे पास, जब 250 to 350 बीट्स हमारे पास पर मिनट जब हमारा आर्टेरिया जो है वो बीट करता है, तब हमारे पास क्या हो जाता है, आर्टेरियल फ्लटर। आर्टेरियल फ्लटर। और जब हमारे पास ये जो रेट है वो 350 पर मिनट से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब हमारे पास जो ये कंडीशन आती है, तब आती है आर्टेरियल फिब्रिलेशन। तो आर्टेरियल फ्लटर और आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या है, हमारे पास जो एरिथमिया है, एरिथमिया के अंदर हमारे पास जब हमारे वेंट्रिकल्स और जो हमारे आर्टेरियोल्स हैं, आर्टेरियल्स और वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन चेंज हो जाता है, तब हार्ट ब्लॉक हो जाता है। और जब आर्टेरिया का जो हमारे पास जो आर्टेरिया का बीटिंग रेट है, जब हमारे पास 250 से लेके 350 बीट्स पर मिनट आर्टेरिया के आते हैं, तब सिर्फ आर्टेरिया बीट कर रहा है हमारे पास, सिर्फ अपर चेंबर्स बीट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, आर्टेरियल फ्लटर। और हमारे पास 250 to 350 बीट्स पर मिनट का हमारे पास आर्टेरियल फ्लटर होता है। और जब हमारे पास जो आर्टेरिया जब 350 टाइम्स हमारे पास 1 मिनट 350 या 350 से ज्यादा टाइम हमारे पास 1 मिनट के अंदर बीट करना स्टार्ट कर दे, तब हमारे पास क्या होता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ओके, सो आर्टेरियल फ्लटर और आर्टेरियल फिब्रिलेशन में हमारे पास ये फर्दर हमारे पास एरिथमिया के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो अब इसके अलावा हमारे पास अगर हमारे पास जो इसी के जैसे हमारे पास अगर
वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ बीटिंग ऑफ वेंट्रिकल्स है वो हमारे पास 250 to 350 बीट्स पर मिनट चला जाए तो हमारे पास वेंट्रिकल फ्लटर हो जाता है, और अगर 350 से ज़्यादा चला जाए बीट्स पर मिनट रेट ऑफ बीटिंग ऑफ वेंट्रिकल्स तो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है। और जो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है ये हमारे पास ज़्यादा खतरनाक होती है, ये हमारे पास लीड कर सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को, या फिर हमारे पास हार्ट फेलियर हो सकता है। अब ये जो हमारे पास कार्डियक एरिथमियास को ये जो सारे हमारे पास एरिथमियास है, इन एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो होती है हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब ये जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें अब एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या है हमारे पास? द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द arrhythmia in heart are known as antiarrhythmic drugs, and these drugs are divided into हमारे पास मेजर 5 क्लासेस हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स की। तो इन ड्रग्स की क्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। जो थर्ड क्लास है दैट इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। फोर्थ जो क्लास है दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो हम ये सारी क्लास एक बार ही पढ़ चुके हैं, राइट? हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी पढ़े हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स भी पढ़े हैं, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी पढ़े हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी पढ़े हैं। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। लेकिन अगर एरिथमिया की स्पेसिफिक बात करें, एंटी एरिथमिक ड्रग्स की स्पेसिफिकली बात करें तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट ऑफ देयर एक्शन ऑन हार्ट, हमारे पास कि हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, हमारे पास फर्दर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली क्लास आती है हमारे पास ऐसी ड्रग्स, द ड्रग्स विच इंक्रीज डीपोलराइजेशन। उसके अलावा सेकेंड जो क्लास है दैट इज द ड्रग्स विच डिक्रीज डीपोलराइजेशन। और थर्ड क्लास जो ड्रग है वो हमारे पास वो ड्रग है जो एक्शन पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन जो फेज 0 है डीपोलराइजेशन की उसको हमारे पास इफेक्ट करती है। तो जब हमने इम्पल्स कंडक्शन पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि जब हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है तब हमारे पास इनहिबिटरी जो है हमारे पास ट्रांसमिशन होता है, और जब हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है तब हमारे पास एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन होता है। तो अगर डीपोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो एक्साइटेशन है वो इंक्रीज रहेगी। डिक्रीज करवाने ये हमारे पास क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन की जो पेशेंट है उसको किस टाइप का एरिथमिया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास ये जो ड्रग्स है ये प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हमारे पास डीपोलराइजेशन कम हो रही है तो हमारे पास ऐसी ड्रग्स यूज करी जाती हैं जो हमारे पास डीपोलराइजेशन को इंक्रीज करवा सके। और हमारे पास अगर डीपोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है किसी के अंदर और उसकी वजह से एरिथमियास कॉज हो रहे हैं तो हमारे पास जो डीपोलराइजेशन है वो डिक्रीज करवाई जाती है। और स्लो फेज 0 डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम स्लो करवा देते हैं 0 फेज की जो डीपोलराइजेशन है उसको। अब जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा था कि विद टाइम हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज होता रहता है और अल्टीमेटली फॉल कर जाता है, तो उसमें हमारे पास फेजेस होते हैं। वो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रीच कर जाता है तब क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और डीपोलराइजेशन स्टार्ट होने की वजह से हमारे पास एक्साइटेशन स्टार्ट होती है। तो इनिशियली हमारे पास 0 फेज होता है, फिर 1 फेज होता है, फिर 2, 3 और लास्ट पे जब हमारे पास डिक्लाइन कर रहा होता है तब हमारे पास 3 फेज होता है और रेस्टिंग पे हमारे पास 4th फेज होता है जो रेस्टिंग पीरियड होता है। तो जो हमारे पास 0 फेज होता है, 0 फेज में हमारे पास एक्साइटेशन स्टार्ट होती है। तो अगर हम अगर हम फेज 0 को स्लो करवा देंगे तो एक्साइटेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इसके साथ क्या हो जाता है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल पे ये जो ड्रग्स है ये फर्क नहीं डालती, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन हमारे पास नॉर्मली होती है। अभी अगर हम ड्रग्स के बारे में पढ़ें तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर जो ड्रग्स हमारे पास डीपोलराइजेशन को इंक्रीज करते हैं उसके अंदर हमारे पास क्यूनीन, प्रोकेनामाइड, डायआइसोपिरामाइड जैसी ड्रग्स आती हैं।
जो ड्रग्स हमारे पास डिक्रीज करती हैं या शॉर्टन करती हैं डीपोलराइजेशन को, उसके अंदर हमारे पास लिग्नोकेन और फेनिटोइन जैसी ड्रग्स आती हैं। जो ड्रग्स हमारे पास डीपोलराइजेशन के फेज 0 को हमारे पास स्लो करती हैं, उसके अंदर हमारे पास फ्लीकेनाइड और प्रोपाफेनॉन जैसी ड्रग्स आती हैं। जो एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास प्रोपैनोल और बीटा ब्लॉकर्स जो हमारे पास आते हैं, और एड्रोफोनियम जैसी ड्रग्स आती हैं। उसके अलावा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास एम्योडेरॉन और ब्रिटिलियम जैसी ड्रग्स आती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास वही सेम वेरापामिरिडिल या सेमनिफेडिविन जैसी ड्रग्स आती हैं। और उसके अलावा हमारे पास कुछ मिसलेनियस क्लास की ड्रग्स हैं जो 5th क्लास है हमारे पास, जैसे कि डिजिटालिस या एडिनोसिन जैसी ड्रग्स आती हैं। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सोडियम, इन सारी जो ये सारी क्लासेस हैं इनके बारे में, कि ये एरिथमिया को कैसे हमारे पास, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हमारे पास एरिथमिया को ट्रीट कर